Thank you very much. आप सबका आभार आप लोग आए और आपने समय दिया. I'd like to thank the organizers for allowing me a few minutes to share my thoughts. आपने मुझे I think you put me in the spotlight. I'm not sure if I'm capable या मेरे में वो क्षमता है कि मैं सारे आपके जवाब दे पाऊँ. मैं सिर्फ आपसे कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ जो कि आई थिंक एज भोपाल सिटीजन ऑफ भोपाल के नागरिक होने की हमारा एक नागरिकता का धर्म है. तो हमें सब आज जो चर्चा हुई है रावत साहब ने जो हमें बताया है इतना इतना रोचक था और जो चर्चा हुई है उतनी रोचक थी तो इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला. ये जो मुद्दा है ये बहुत ही प्रैग्मेटिक और बहुत ही प्रैक्टिकल रेल्म से होता हुआ एक मुद्दा है जो डेवलप हो रहा है एज वी स्पीक. इट इज स्टिल डेवलपिंग और उसमें ये नागरिकता के धर्म की बहुत अहम ज़रूरत होगी आने वाले समय में. तो इसको हम अच्छे से समझ लें और एक समझ बनाने की ज़रूरत है इसके बारे में क्योंकि बहुत सारी इसमें यू नो मे बी information or slightly misinformation, not very accurate information, इस तरह के भी हैं issues. मैं आपसे पहले एक ब्रॉड फ्रेम कंसिडर करते हैं इफ यू परमिट. तो सब पहले अगर देखें तो मैं सबसे पहले एक वैश्विक स्तर की एक हमारी बहुत बड़ी एक चिंता है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये सब उसी से कनेक्ट होता है. हमने देखा है कि पिछले 10 साल से मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है. सीरिया में बहुत भीषण एक सिविल वॉर चल रही है और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट सिविल वॉर. कैन यू रेज योर हैंड्स? सीरिया में जो सिविल वॉर चल रही है उसका क्या कारण? सीरिया में पिछले 13 साल से एक सिविल वॉर चल रही है. उसने पूरे देश को नष्ट कर दिया है. मैं इराक और सीरिया गया था बचपन में 1984 में 84-85 में गया था. बहुत ही समृद्ध समाज थे ये. मिडिल ईस्ट के ये ऐसे हिस्से थे जिनको आप यूरोप से कंपेयर करते थे. हर एक चीज में वो यूरोप से कंपैरिजन था उनका. एजुकेशन में, सोशल इंडिकेटर्स में, हर चीज में. आज आप जाइए तो पूरे देश तबाह है. देयर इज नथिंग लेफ्ट सो टू स्पीक. सो आई लाइक टू फ्रेम दिस बाय सेइंग कि एक्चुअली ये 3 साल वहां पे बहुत भीषण अकाल पड़ा. इतना अकाल पड़ा कि सीरिया में कि वहाँ की जो they don't have a democratic society anyway. So what happened is that एक जो युवा वर्ग बहुत ही चिंतित था. ना नौकरियां थी ना खाने का वो मतलब प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे. इन्फ्लेशन बहुत थी. तो इससे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं और एक चिंगारी की ज़रूरत थी सिर्फ उसको. इतना भड़काऊ एक वो माहौल बना हुआ था. तो और ये हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं ये क्लाइमेट चेंज से होने वाले ऐसे सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ी एक चिंताएं हैं हमारे साथ. जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो सिर्फ किसी और की समस्या नहीं है. जलवायु परिवर्तन सिर्फ चिड़िया और मतलब केंकड़ों और मछलियों और मछुआरों तक सीमित नहीं है. वो हम सबसे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है. एज ऑफ टुडे पिछले 2 महीने पहले से और 6 महीने पहले से कुछ रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं which cast great doubt on the stability of the earth system. जो हमें काफ़ी समय से पता है. there's a Stockholm Resilience Institute जो कहता है कि हमारे पूरे जो वैश्विक स्तर पर there are 9 indicators जो हमें क्लाइमेट स्टेबिलिटी देते हैं. ये आपने कभी सोचा होगा कि जो हमारे पूर्वज थे 11-12 हज़ार साल पहले वो कैसे रहते थे? वो केव्स में रहते थे. और ये जो सभ्य समाज है ये पिछले 8,000 साल में बसा है. और इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये क्यों हुआ? For 2 million years we were hunter gatherers and in the last 10,000 years, 8,000 years we have become a settled society is only because it is at this crucial moment that the temperature of the earth is just right for agriculture. अगर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया आपका एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएगा. अगर ये 2 डिग्री हो गया तो आपकी पूरे वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी कि हाउ डू यू फीड 7 बिलियन पीपल एंड मोर, मे बी 10 बिलियन पीपल बाय द टाइम. सो ये इस तरह के जो सवाल हैं उनके लिए हमारे पास उत्तर नहीं है.
और ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन रिसर्च कर रही हैं, पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं इन पर इन चीज़ों का विश्लेषण वहाँ हो रहा है। और ये हम सबसे जुड़ी हुई एक अहम एक मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि हम एक पठार पे बसे हुए हैं। भोपाल का जो शहर है इतना सुंदर शहर है। आजकल आज अगर आप देखें तो भारत में शायद ही कोई इतना सुंदर शहर होगा जो विद दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ, इतनी बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ, जो कई कई शहरों में अब नहीं है। एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है, पानी का प्रदूषण की दिक्कत है, पानी है ही नहीं। चेन्नई आप देखिए, 70% to 80% of the water supply of Chennai is in the hands of tankers. टैंकर से सप्लाई होता है घर का पानी, घरेलू पानी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही हुआ कि ये वो हिस्सा है। Only 20% of your population is being served by the state. In fact, 80% of your society is outside the ambit of the services of the state. ये कितना चिंताजनक विषय है। That in effect what it means is that this degree of informality means that there is an entire role for the para, for non-government, which could be the mafia. It could be anybody who's actually controlling your your urban governance and your urban services through supply. और वो एक ऐसा शहर है जिसमें उसी साल में बाढ़ भी आता है और उसी साल में भीषण ड्रॉट भी होता है। तो the city is never able to recover neither from drought nor from flooding. 5 साल पहले जो वहाँ पे बाढ़ आया था, सिर्फ 5 शहरों का अगर हम उदाहरण लें तो उन 5 शहरों की जो 800 करोड़ रुपए का बिल था, 800 करोड़ रुपया सिर्फ गंवाया गया क्योंकि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति। और ये सिर्फ 5 शहरों की बात है। भोपाल में भी बाढ़ आने लगा है और ये बहुत ही इनफैक्ट एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि एक पठारी शहर होने के नाते यहाँ तो बाढ़ आना ही नहीं चाहिए। यहाँ बाढ़ आते ही क्यों? पठार पे तो ये तो एक विकट समस्या तो है ही, बट एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि हाउ कैन अ प्लेटो फ्लड, अ प्लेन कैन फ्लड, जैसे नोएडा में होता है और कई जगह पे जो लो लाइंग एरियाज हैं जो आपके रिवर फ्लड प्लेन्स पे बने हैं, वहाँ पे हो सकता है। तो फैक्ट इज दैट द डेवलपमेंट हैज नॉट बीन अ वेरी वाइज डेवलपमेंट इन द पास्ट। बुद्ध साहब के समय और जो हमारा जो उस समय का जो अमला बना हुआ था और जो हमारे तरीके थे ऑफ रिजर्विंग लैंड फॉर large public uses, of keeping large areas of land free of development, was a very far-sighted move. ये बहुत ही पारदर्शिता थी इसमें, इस सोच में, और इसलिए हमारे ये तालाब 18 तालाब हैं भोपाल में, ये सब बचे रहे। मध्य प्रदेश में देखें तो 16,000 तालाब हैं जो दो हेक्टेयर से बड़े हैं, जो कि नेशनल वेटलैंड एटलस में आते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में ना ये सारी चीजें जो तालाब है ये आपको बचा के रखा हुआ है, इसलिए बाढ़ से बचाया है और दूसरी तरफ आपको पानी की स्केर्सिटी से बचाया है। आने वाले समय में as we are witnessing the climate emergency, we are going to increasingly witness unbearable levels of heat. There is a study जो हमने पिछले साल हमारे एक स्टूडेंट ने की थी और ये रिकॉर्डेड है, that we studied the surface temperature of different areas in Bhopal. And there were areas in which in the last 10 years, for 7 years in the last 10 years, the surface temperature has exceeded or has been at 55 degrees Celsius. 55 degrees Celsius is not a humanly bearable temperature. This temperature, human life is not possible. When we subject large areas of our city to temperatures like these, we are putting great numbers, large populations at great risk. In fact, अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें, भारत में अब ये माना जाता है कि 3 ऐसी आपदाएं हैं जिसमें से सबसे भीषण, सबसे भयंकर आपदा हीट स्ट्रेस की है। इट्स नॉट फ्लडिंग। हीट स्ट्रेस तो हम जानते ही नहीं थे। जो आप सीनियर लोग हैं वो हमें बताते हैं कि 30 साल पहले, 40 साल पहले तो कई घरों में फैंस ही नहीं होते थे, लोग छत पे सो जाते थे, and they never needed fans. Now you need ACs even in cities like Bhopal and Pune and many other cities in India.
हीट स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू लिव विद। और हमारी बहुत सारी ऐसी हमारी पॉपुलेशन है विच आर वेरी पुअरली प्रिपेयर्ड फॉर इट, जिनकी जिनकी जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, जिनकी जो हाउसिंग हाउसिंग डिज़ाइन है, जिनका जो नेबरहुड्स का डिज़ाइन है, वो इतना कॉम्पैक्ट है और इतना कंजेस्टेड है कि वो हीट इस तरह की हीट स्ट्रेस से डील करने में अक्षम रहेंगे, असक्षम रहेंगे। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ये बड़ा पर्सपेक्टिव है, इससे हम अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्या हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा क्या कर रहे हैं इसमें जिससे कि ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो गई। So, मेरा मानना ये है कि देखिए हमारे जो समाज है बहुत पुराना समाज है, हमारा बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन में ना दो विचारधाराएं चलती आ रही हैं। और इन विचारधाराओं को अगर हम सोचें इनके बारे में तो हम देखेंगे कि हम इनको कई जगह हम इनको देख सकते हैं या इनका कम से कम अनुमान लगा सकते हैं। एक विचारधारा है जो परोपकार और निस्वार्थ भाव की है ना, दैट अगर वो निस्वार्थ भाव नहीं होता तो एक्चुअली फैमिलीज ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती, किसी भी तरह की वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो और एक है जो बिल्कुल ही स्वार्थी है और जो स्वार्थ पे ही आधारित है, स्वार्थ पे केंद्रित भी है। तो अगर जैसे जब हम मॉडर्न हुए, जो हमने मॉडर्निज्म का तरीका पकड़ा, जो वेस्टर्न मॉडर्निज्म का तरीका हमने पकड़ा, जैसे रावत साहब ने भी जो इस चीज़ का जिक्र किया, जब when we became independent, was this level of deprivation was essentially because of a kind of extraction, a kind of colonial extractivism that had endured in society for 200 years, with everything that could have been taken was taken away, right? And so that is one model of development. And the other model of development is the one that remained out of fashion till 2011. 2011 में जो अर्थशास्त्र की नोबेल प्राइज विनर थी एलेनोर ऑस्ट्रॉम, उनकी जो मोस्ट रिमार्केबल डिस्कवरी थी वो ये थी कि ह्यूमन सोसाइटीज डू नॉट इन फैक्ट वर्क ऑन कंपटीशन, और एटलीस्ट ऑन कंपटीशन अलोन। कंपटीशन का हमने बहुत नाम सुना है, बहुत उसका बोलबाला है, survival of the fittest, the weakest one, dies and all that, we hear that all the time. But सबसे जरूरी बात यह है कि it is actually by cooperation that societies continue. It is by cooperation that societies persevere. It is by निस्वार्थ भाव that societies are made resilient and strong, and not the reverse. So when we think about the Bada Talab, in fact, the question that we have to ask ourselves is that are we looking at swarth? Are we looking at the desire to maximize and the desire to appropriate and the desire to extract, or are we looking at the desire to share, not just amongst ourselves but also with future generations? Do we want to leave something for future generations? क्या हम कुछ ऐसा छोड़ें दूसरों के लिए या जो आने वाले हैं? My professor used to say the perfect stranger. The perfect stranger is a stranger you have never met and you can never meet, because they will come 500 years or 100 years after you and you will never meet them. But जिस पेड़ की छांव में आज हम बैठते हैं, वो पेड़, जिस तालाब का पानी हम आज पीते हैं, 40% of your city drinks water from the बड़ा तालाब, still drinks water from the बड़ा तालाब. That's 8 lakh people. और हम वो आज इसलिए पी रहे हैं क्योंकि 1000 साल पहले किसी ने सोचा कि एक शहर बसाएं, उसमें लोग रहें, ठंडी हवा हो, पानी हो पीने के लिए, और छांव हो बैठने के लिए, और बगीचे हैं आसपास। तो ये सब हमारी धरोहर ही है जिसको हम गंवा बैठेंगे अगर if we don't follow the principles of wise use and the fact that there is in our cities, पूरे आप डेवलपमेंट प्लान्स दोनों देख लीजिए, पूरे डेवलपमेंट प्लान्स में एक जिक्र भी नहीं है ऑफ द वर्ड कॉमन। कॉमन इज अ वर्ड जो शायद आपने सुना ही नहीं होगा या आपने कॉमन मैन की तरह से सुना होगा, बट कॉमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज कॉमनिंग इज जो सबका है, जिसमें समक्ष रूप से सब शामिल है। और वो जो कॉमनिंग की भावना है वो निस्वार्थ भाव, वो एक तरह से सामाजिक एक इंस्टीट्यूशन था, है, अभी भी है, वीकेंड है पर है। वो एक सामाजिक भावना है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए भी काम करती है, उन लोगों के लिए भी काम करती है जिनका उनको पता ही नहीं, जो उनके सामने नहीं है, समक्ष नहीं है, उनके रिश्तेदार भी नहीं।
तो अगर हमें ऐसा सामाजिक एक ढांचा बनाना हो, जो बना हुआ है, पीछे से भी आ रहा है, हम आज हमारे पास हम ये इस तालाब का आनंद ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे सीनियर्स ने, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको बरकरार रखा है हमारे लिए, और अगली जनरेशन के लिए हमें बरकरार रखना है और उनको अगली जनरेशन के लिए रखना है। तो अगर हम इस भावना को लेके चलें, then we can't go wrong. But the essence of this problem is the notion of what is a commons and is a commons necessary. If you look at Elinor Ostrom's work, she's a Nobel Prize. She passed away 2 years ago, but she's a Nobel Prize winning economist. उनका काम पूरा कॉमन्स पर ही था, और कॉमन्स का ही उन्होंने महत्व हमें समझाया। उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन में रहते हुए एक महिला साइंटिस्ट, और उन्होंने पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो मूलभूत आधारभूत न्यूलिबरल इकोनॉमिक्स की जो स्वार्थ भाव पे है, उसको उन्होंने पूरा नकार दिया। उन्होंने पूरा उसकी फाउंडेशंस को ध्वस्त किया, और उन्होंने बहुत ऐसे कंपेलिंग एविडेंसेस गैदर किए और एक बहुत कंपेलिंग केस क्रिएट किया टू रीफोकस आवर अटेंशन ऑन व्हाट इज आवर कॉमन हेरिटेज। So I've shared with you some of the large risks that are actually everybody's risk. Climate change किसी ऐसा नहीं है कि एक पर प्रभाव करेगा, दूसरे पर नहीं करेगा। Climate change सबको प्रभावित करेगा, नौकरियां जाएंगी, सबकी जाएंगी, and there will be a time when industries no longer function. 80 to 90% of Chennai's industries had to stop working because the flood happened, and the flood was climate induced. So when climate change induces change, radical change, violent change, it will bring radical change. When it brings that kind of change to our societies, it will affect everyone. It may not affect everyone equally, but it will affect everyone. So the question that we need to ask ourselves is that how best do we deal with those exigencies? And my request, my suggestion, the thought that I would leave you with today is that in what ways can we start to look at our at Bhopal, in fact, as commons? I'll give you one more quick example. When you look at the Bhopal Development Plan 2031, it's a vast improvement on the Bhopal Development Plan 2005. The 2005 plan is not a good plan from an ecological point of view. The Bhopal Development Plan 2031 is a very relatively well-advised development plan. But even in that plan, the planning area of Bhopal has expanded from 30 square kilometers in 1980 to 1,000 square kilometers in 2031. And that's just 7 years away. So when you look at that, आप देखते हैं कि 30 गुना शहर बढ़ गया है, इतने से इतना बढ़ गया, from an area of 5 kilometers by 6 kilometers, it has become 25 kilometers by 40 kilometers. It's a huge increase. The population has increased by 100 times since in the last 40 years. So the point is that even that plan only speaks about 2 rivers and speaks about a 15-kilometer length of 2 rivers in that large planning area. And we were, through our work at the School of Planning and Architecture, we were able to demonstrate that in fact it is not 15 kilometers length, but the rivers in Bhopal are 738 kilometers length. It is just that we don't know what scientifically is a river. Because there is no science in the Bhopal Development Plan, therefore its assessment of what is a river and what is an ecological function is completely misplaced. And unless we are able to center stage those understandings and to place them as our commons, we will be always fighting this losing battle. With this, I'd like to close. Thank you. तो जो प्रश्न खड़े कर सकते हैं, जो प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे दोनों वक्ता प्रश्नों का जवाब देने के लिए सहमत हैं। आपने कहा कि 40% करीबन 8 लाख लोग बड़े तालाब का पानी पी रहे हैं, और मैं वहां पे रेगुलर वॉक पे भी जाती हूँ। पानी हरा हो जाता है वहीं हर तीसरे महीने में। जो एजेस हैं उस तालाब की वो पूरी हरी हो जाती है, ऑयल दिखता है वहां पर। तो उसके लिए पहला तो सवाल है कि उसके लिए क्या एज अ कॉमन मैन हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट कि उसमें तालाब में वो हरा ऑयल ना आए। सेकेंडली, एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है पूरे देश में 6 जून को। पौधे बहुत बांटे जाते हैं जिसमें से 70% शायद पनप भी नहीं पाते। तो इस तरह की अवेयरनेस, क्या 6 जून एक सही तारीख है हमारे देश के लिए जब प्लांटेशन हो?
ये 2 सवाल है सर, इफ यू कैन जस्ट आंसर अस। चलिए आप पूछिए सब, कोठारी सब। मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा हम सब, तो हम सब ने कभी समझा ही नहीं कि हम सब कौन है। और जो दूसरी दिक्कत है मेरी, जी कि जब मैं विदेश गया तो कनाडा में मैंने उनकी लेक्स को 9 फीट तक क्लियर दिख रहा था। मैडम कह रही कि हमारी लेक हरी हो जाती है, वहां हरी तो छोड़िए, मैं 9 फीट नीचे तक देख रहा। तो जो मेरे को समझ में आया कि टोरंटो में म्युनिसिपैलिटी डजंट अलाउ इवन ए होटेलियर, what to talk of a motor service station, to discharge waste without treating. Unfortunately, जब तक हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, और सारी दिक्कत जो हमारी है यानी भोपाल की, कि अभी रिसेंटली मैं फॉर सिकनेस आई गॉन टू बॉम्बे एंड माय ड्राइवर सेड कि बॉम्बे में तो बड़ा ट्रैफिक सेंस है, वहां कोई फोन नहीं, कोई नहीं कहता कि सीएम हाउस से बात करो, सब लोगों चलते हैं। ये मेरा ड्राइवर कह रहा कि भोपाल में तो हर आदमी जो बिना हेलमेट के है वो कहता सीएम हाउस से बात करो। तो बेसिकली अनलेस यू सजेस्ट दैट हाउ वी ओन द सिटी and how the administrator doesn't say that he understands. And here, before I close, I would say that we were making a smart city. So when I talked to the director of smart city, I said, how many smart people have you consulted? That what is their need? He said, why should I consult? Whoever wants, I would give him a green dot. Now, if that is the thought, and the last, since School of Planning and Architecture has come here, and there are 3 colleges who are running architecture design and town planning as their teaching departments, I would request all of you to combine and own the city and educate my deputy collector and collector. Now, if Mr. Rawat has gone, and Mr. Rawat says that collector do not know who is C vigil. So then, for whom the rules are being made? मैं पहले ही आपको बताया था कि जो भोज रिटर्न प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इट इज 1995 टू 2004। अब एक चीज आप बताइए कि ये जो आप टूरिज्म की जो बात कर रहे हैं, यह 2004 के बाद ही है ना। दैट इज, मैं पहले यही बता रहा था कि अभी जो लोग हैं उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। देखिए, टूरिज्म करना है। एक समय मैं आपको बताऊं कि जिस समय ये प्रोजेक्ट चल रहा था, उस समय इवन गवर्नमेंट ने, एम्पावर्ड कमेटी ने ये सोचा कि वहां पर अगर हम ये सब कर रहे हैं, प्रोमेनाड बनाए, सब कुछ बनाए, यहाँ पर अगर हम व्हीकल मूवमेंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा प्रेशर। तो वहां पर रोक लगाई गई थी कि यहाँ से सीएम हाउस के बाद से आगे तक उसमें गाड़ी नहीं चलेगी। आपको जाना है, आप जाइए बाई वॉकिंग। तो बात सब चेंज हो गई बाद में। हम क्या कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विदाउट एनी थॉट इतने इटरीज लगा दिए वहां पर। इट इज नॉट अलाउड एक्चुअली, है ना। ये सब जो चीज है, टूरिज्म तब होगा कि टूरिज्म को सेंसिबल होना पड़ेगा। वो सस्टेनेबिलिटी की बात मैं कर रहा था, वो ऐसे ही होना चाहिए। आपको जितने वहां पर होना चाहिए उससे ज्यादा आपने कर दिया, भीड़ बढ़ा दी है। संडे वगैरह को आप जा नहीं सकते हो, ये सब कर सकते हो, एनुअल डिस्चार्ज करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब अगर टूरिज्म को बढ़ाना है तो टूरिज्म हैज आल्सो टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। व्हाटएवर द प्रॉफिट दे अर्न, दे हैव टू प्लो बैक सम ऑफ द प्रॉफिट टू मैनेज दिस लेक्स एक्चुअली। अगर ये सब नहीं होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स की बात नहीं आएगी, तो कुछ नहीं होगा।
दूसरा जो क्वेश्चन है, एक ग्रीन वाली जो आप बात कर रहे थे, जो हो जाती है, इट इज नथिंग, जो कोठारी साहब ने अभी बता दिया कि जब तक उसमें अनट्रीटेड सीवेज जाती रहेगी, सीवेज मीन्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स जा रही है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जा रही है, नाइट्रोजन फास्फोरस जब तक उसमें जाता रहेगा, ये ग्रीन नथिंग बट इज एल्गल ब्लूम्स, छोटे छोटे एल्गी हैं, ये ब्लूम करने लगता है, बहुत ज्यादा उसका ग्रोथ होता है, इसीलिए ग्रीन कलर आपको दिखता है। अनलेस ये अनट्रीटेड सीवेज वहां पर जाना बंद नहीं होगा तो ये होता रहेगा। और कोठारी साहब पहले बता दिया है कि क्या होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। वैसे तो यू आर ऑल वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस। देखिए, बहुत सारी ऐसे रिस्क हैं जिनसे हम वाकिफ़ ही नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी रिस्क हैं, वो इतनी वो ऑलमोस्ट हर रोज़ ऐसी इमर्ज हो रही हैं जिनके बारे में हम वाकिफ़ हो भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ 6 PPD? 6 PPD क्या होता है? किसी को नहीं पता है ना। 6 PPD एक ऐसा पदार्थ है जो हम सब प्रोड्यूस करते हैं। खुद नहीं करते, पर हमारी कार्स प्रोड्यूस करती हैं। आपको पता है कि द रीसेंट रिसर्च, लास्ट ईयर की जो रिसर्च निकली है, 6 महीने भी नहीं हुए उस रिसर्च को, उससे ये साबित हुआ है कि 6 PPD विच इज प्रेजेंट इन एवरी टायर, एवरी कार एंड बाइक टायर, and probably even the shoes that we wear. When rubber disintegrates, it produces a compound called 6 PPD, a molecule. That molecule is responsible for the death, for the almost near complete extinction of North American salmon from all rivers, from many rivers. And what is more worrying is that it has the capacity, it is so toxic that it has the capacity to alter human DNA. Those tests are still ongoing. And it is something that so my professors, Dr. C.K. Varshney, उनका अभी पेपर आया 1 महीने पहले, where some of these results are being discussed. So these things are things which we never thought. अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि हम उसके ऊपर 8 लेन का है एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिसमें से जो ऑलरेडी वहाँ पे हर रोज की 10,000 गाड़ियाँ हैं, अब उसको हमें 10 गुना करना है। तो where is all that going to go? So the thing is that when there is no science. Talking about education is a very good idea, sir. We find it very difficult to educate even our colleagues, actually, who are busy designing this infrastructure, many of them. So the point is, that's the reason why I choose to see it, that let us first define our frame of reference. Is our worldview a worldview in which everybody lives, or is our worldview a worldview in which only a few live at the expense of many others? So unless we can get this right, I don't think any planning, any infrastructure, anything is going to be a very good or a very successful one. One more thing, if you go to all of us go to travel, we बहुत सुंदर शहर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, पैदल जाते हैं और शहर का बहुत लुत्फ उठाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। यूरोप जाते हैं, लाराम्बलास जाते हैं, बार्सिलोना जाते हैं, स्पेन, सिएना, इटली, सब जगह जाते हैं। सुंदर इतने शहर होते हैं, कोई कहीं कार नहीं जाती, पैदल चलना पड़ता है, बहुत मजा आता है। कार आपको छोड़ देती है, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आप बस पकड़िए, आप जाइए, आप ट्रेन पकड़िए, मेट्रो जाइए, आप कहीं जाइए। आपको अपनी गाड़ी ले जाने की सुविधा आपको नहीं है, पर हर दूसरी तरह की सुविधा है। वी कैन स्टिल एंजॉय इट। तो हम क्यों टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और पर्सनल कार यूज को क्यों इक्वेट करते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको इक्वेट करने की। दीज आर सेपरेट इशूज। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डेवलप्ड विद वेरी वेरी लो इम्पैक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नमीबिया में, साउथ अफ्रीका में, बहुत जगह आप जहाँ आप जाएँ और आप उनका आनंद ले सकते हैं। देयर इज नो इम्पैक्ट। Tourists don't necessarily produce an impact. Poor tourism planning produces impacts.